नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर। आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सभी जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम बात करते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। भारत में आर्यों का आगमन किस प्रकार हुआ और वैदिक संस्कृति का प्रचलन किस प्रकार हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आर्य शब्द जाति का सूचक नहीं होकर भाषा का सूचक है। अर्थवेद का पृथ्वी सूक्त वैदिक कालीन राष्ट्रगीत है। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जानना या ज्ञान। भारत में आर्यों के आगमन की तिथि 1500 ईस्वी पूर्व लगभग है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक युग 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल। आर्य किस प्रदेश के मूल निवासी थे, ये इतिहासकारों के बीच एक विवादास्पद प्रश्न है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप में कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुत की संज्ञा दी गई है। यानी वेद जो है वो गुरु शिष्य को सुनाता और वो शिष्य जो है अपने शिष्यों को सुनाते। इस प्रकार ये परंपरा चलती रहती थी। इस कारण वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं चारों वेदों में से मुख्य वेद ऋग्वेद की। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। ये 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम में 10 मंडल बाद में जोड़े गए। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है, यानी पद्य शैली में ये लिखा गया है। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक तथा गद्यात्मक दोनों है। इस कारण ही यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरी शुक्ल यजुर्वेद। ये 2 शाखाओं में भी यजुर्वेद को बांटा गया। फिर हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने के उद्देश्य से की गई। सामवेद को भारत में प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है और संगीत की जो उत्पत्ति है वह भी सामवेद से ही मानी जाती है। से संगीत और से सामवेद। अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में जादू, टोनों आदि की जानकारी दी गई है। इसे अनार्यों की कृति माना जाता है। आरण्यक ग्रंथों की रचना जंगलों में ऋषियों द्वारा की गई थी। उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है और सत्यमेव जयते वेरी इंपॉर्टेंट है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यानी हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं वेदांग और सूत्र साहित्य के बारे में। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का अंग न होने के बावजूद उसे समझने में सहायक है। आर्यों के आदि स्थल एवं उनके बारे में विचार, यानी आर्य कहाँ के थे और किस किस विद्वानों ने कौन से मत दिए हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले विद्वान हैं बाल गंगाधर तिलक। इनके अनुसार ये उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। मैक्स मूलर मध्य एशिया के बताते हैं और सबसे प्रचलित जो मत है वो यही माना जाता है मैक्स मूलर का ही, कि ये मध्य एशिया के निवासी थे। दयानंद सरस्वती तिब्बत,
याद भी हम रख सकते हैं, सरस्वती में अंत में ती आता है और ती से तिब्बत हो जाएगा। तो दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से हैं और बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव के माने हैं। पेनका या हर्ट जो है ये जर्मनी के बताते हैं इनको। गाइल्स कहते हैं हंगरी अथवा डेन्यूब घाटी के थे। और विलियम जोन्स कहते हैं कि ये यूरोप के थे। इसके बाद में हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। इस काल की संपूर्ण जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक काल की जो जानकारी है वह हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में आर्य निवास के लिए सर्वत्र सप्त सेंधव शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी इनका प्रमुख निवास स्थान कौन सा माना गया है, तो सप्त सेंधव प्रदेश माना गया है। आर्यों का भौगोलिक विस्तार पंजाब, अफगानिस्तान, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या यमुना नदी के पश्चिमी भाग तक था। 10 राज्य युद्ध परुषणी यानी जिसे रावी नदी कहा जाता है के किनारे हुआ था। राजनीतिक अवस्था कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः राजतंत्र का प्रचलन था, परंतु राजा का पद दैवीय नहीं माना जाता था। कबीलाई सभा द्वारा राजा को चुने जाने की सूचना मिलती है। सभा, समिति व विधत का ऋग्वेद में उल्लेख है। सभा, समिति और विधत का जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी, जबकि समिति आमजन प्रतिनिधि सभा थी। यानी सभा जो है उसमें श्रेष्ठ लोग थे, जबकि समिति जो है वो उसमें आम जनप्रतिनिधि सभा थी, जिसमें जन के समस्त लोग सम्मिलित होते थे। सभी पूरी जो जनता है वो तो आती थी समिति के अंदर, और श्रेष्ठ जो लोग है वो सभा में शामिल होते थे। इस काल में कोई नियमित कर व्यवस्था नहीं थी। सामाजिक स्थिति की बात करें तो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। कई परिवार मिलकर ग्राम तथा कई ग्राम मिलकर विष तथा कई विष मिलकर जन का निर्माण करते थे। तो सबसे छोटी इकाई कौन थी? परिवार। परिवार से मिलकर ग्राम बनते और ग्राम से मिलकर विष और विष से मिलकर जन का निर्माण होता था। पितृसत्तात्मक परिवार वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी, जबकि वैदिक काल जो है वो कौन सी है? पितृसत्तात्मक सभ्यता मानी जाती है। प्रारंभ में इस काल का समाज वर्ण विभेद से रहित था। प्रारंभ में इस काल का समाज वर्ग विभेद से रहित था। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का कहीं कहीं रंग तथा कहीं कहीं व्यवसाय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति बाहु से यानी भुजा से, और वैश्य की उत्पत्ति जांघ से तथा शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से बताई गई है। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें जानकारी मिलती है। स्त्रियां सभा और समिति में भाग लेती थी, दोनों में ही जो है स्त्रियां भाग लेती थी। विधवा विवाह, नियोग प्रथा, अंतरजातीय विवाह, बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन था। बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। यानी बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा नहीं थी। इसके अलावा विधवा विवाह, नियोग प्रथा, अंतरजातीय विवाह, बहुपत्नीत्व और बहुपतित्व ये जो है प्रथा इस समाज में प्रचलित थी। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा विद्यमान थी। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। ऋग्वेद काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेद सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, और हमने पढ़ा था कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, और जो प्रथम नगरीय सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है, और द्वितीय नगरीय सभ्यता का काल जो है वो महाजनपद काल को माना जाता है। इस काल के लोग लोहे से अपरिचित थे। कृषि कार्यों की जानकारी लोगों को थी,
यानी कृषि कार्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है। धार्मिक स्थिति की बात करते हैं। ऋग्वेद आर्य बहुदेववादी होते हुए भी ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे। इस काल में लोगों ने प्राकृतिक शक्ति का मानवीकरण कर पूजा की। ऋग्वेदिक कार्यों की देवमंडली 3 भागों में विभाजित थी। ऋग्वेदिक काल में इंद्र सबसे प्रमुख देवता था। यह युद्ध, बादल एवं वर्षा का देवता था। इसे पुरंदर कहा गया है। यानी प्रमुख देवता कौन सा हो जाएगा, तो इंद्र को माना जाता है। बोजगोई अभिलेख में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नातस्य का उल्लेख है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है कि इनमें से किस देवता का उल्लेख नहीं है। तो बोजगोई जो अभिलेख है उसमें हमें इंद्र, मित्र, वरुण और नातस्य का उल्लेख मिलता है। सोम वनस्पति का देवता था। ऋग्वेद काल की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद में उत्तरवेदी काल की बात करते हैं। जिस काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आरण्यक तथा उपनिषद की रचना हुई उसे उत्तरवेदी काल यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तरवेदी काल के नाम से जाना जाता है। और हमने पहले पढ़ा है जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई या 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का काल जो है वो वैदिक सभ्यता का काल ऋग्वेदिक सभ्यता का काल कहलाता है। इसके बाद में यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि उनकी जो प्राचीन नदियां और उनके आधुनिक नाम कौन से हैं। विस्तृता जो है वो झेलम नदी को कहा जाता था। अस्किनी चिनाब को कहा जाता था। विपासा या बिपासा व्यास को कहा जाता था। पुरुषिणी या रावी, पुरुषिणी को ही रावी नदी कहा जाता था जिसके किनारे दसरागे युद्ध भी लड़ा गया था। शत्रुदी सतलज को कहा जाता था। कुंभा काबुल को कहा जाता था। कुरुमु या कुरुभू कुरुम को कहा जाता था। गोमती गोमल को, दरस्वती गग्घर, रक्षी या चित्तक को कहा जाता था। इस काल में आर्यों की भौगोलिक सीमा का विस्तार गंगा के पूर्व में हुआ था। यानी जो आर्य थे वो गंगा के पूर्व में किस काल में गए, तो उत्तरवेदी काल में। सप्त सिंधु प्रदेश से आगे बढ़ते हुए आर्यों ने संपूर्ण गंगा घाटी पर प्रभुत्व जमा लिया, परंतु इनका विस्तार विंध्य के दक्षिण में नहीं हो पाया था। यानी दक्षिण विंध्य के दक्षिण तक ये नहीं पहुंच पाए थे। इनकी राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं। कई कबीलों ने मिलकर राष्ट्रों या जनपदों का निर्माण किया। इस काल में राष्ट्र शब्द प्रदेश का सूचक था। उत्तरवेदी काल में शासन तंत्र का आधार राजतंत्र था। क्षेत्रीय राज्यों के उदय होने से अब राजन शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष के प्रधान के लिए किया जाने लगा। राजा का मुख्य कार्य सैनिक और न्याय संबंधी होते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्निनों का विवरण मिलता है या दिया गया है। प्रशासनिक संस्थाएं, सभा और समिति का अस्तित्व तो था, परंतु इनके पास पहले जैसे अधिकार नहीं रह गए थे। इनके अधिकार जो है वो अब कम हो गए थे। स्त्रियों का अब सभा समिति में प्रवेश निषिद्ध हो गया था, जो कि ऋग्वेदिक काल में उनको प्रवेश दिया जाता था, लेकिन अब निषिद्ध हो गया था, उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था उत्तरवेदिक काल में। इस काल के अंत तक बलि और शुल्क के रूप में नियमित कर देना लगभग अनिवार्य हो गया था, जबकि ऋग्वेदिक काल में नियमित कर अनिवार्य नहीं था। सामाजिक स्थिति की बात करते हैं। संयुक्त एवं पितृ शर्तात्मक परिवार की प्रथा इस काल में बनी रही। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था तथा वर्ण अब जाति का रूप लेने लगा था। तो जाति का रूप कब लिया, तो उत्तरवेदिक काल के अंदर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों को द्विज कहा जाता था। इसमें जो है शूद्रों को शामिल नहीं किया जाता था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता था। उत्तरवेदिक काल में नारियों की स्थिति में ऋग्वेदिक काल की अपेक्षा गिरावट आई थी। स्त्रियां सभा और समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं में भाग नहीं ले सकती थी। वृहदारण्यक उपनिषद
जनक की सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच वाद विवाद का उल्लेख करता है। चारों आश्रमों की व्यवस्था की जानकारी जावलो उपनिषद से मिलती है। यानी चारों जो आश्रम है उनकी व्यवस्था की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो जावलो उपनिषद से मिलती है। मनु स्मृति के अनुसार विवाह के 8 प्रकार थे। स्मृतिकारों ने 16 संस्कारों की संख्या बताई है। यानी संस्कार कितने बताए हैं, तो 16 बताए हैं। फिर हम बात करते हैं इनकी आर्थिक स्थिति की। कृषि तथा विभिन्न शिल्पों के विकास के कारण जीवन स्थायी हो गया। हालांकि पशुपालन अभी भी व्यापक पैमाने पर जारी था, परंतु अब खेती उनका मुख्य धंधा बन गया था। अथर्ववेद के अनुसार पृथुवेन्य ने सर्वप्रथम हल और कृषि को जन्म दिया था। ये जानकारी हमें जो है अथर्ववेद से मिलती है। लोहे का उपयोग पहले शस्त्र निर्माण तथा बाद में कृषि कार्यों के निर्माण में किया गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुहाई, कटाई व मड़ाई का उल्लेख हुआ है। गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, भैंस, बकरी, गधा, ऊंट, सूअर आदि मुख्य पशु थे। कपास का उल्लेख नहीं हुआ है। इसकी जगह उड़ना यानी ऊन शब्द का उल्लेख कई बार आया है। आर्य लोग तांबे के अतिरिक्त सोना, चांदी, सीसा, टीन, पीतल, रागा आदि धातुओं से परिचित हो चुके थे। व्यावसायिक संगठन के लिए ऐत्रेय ब्राह्मण में श्रेष्ठी तथा वाजसेयनी संहिता में गण एवं गणपति शब्द का उल्लेख मिलता है। मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था। यानी व्यापार कैसा था, तो वस्तु के माध्यम से होता था। फिर हम धार्मिक स्थिति की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ अनुष्ठान एवं कर्मकांडीय गतिविधियों में वृद्धि हुई थी। लोगों को पंच महायज्ञ करने के भी धार्मिक आदेश थे। और कौन से हैं पंच महायज्ञ, तो पढ़ते हैं हम। पहला ब्रह्मा यज्ञ अध्ययन एवं अध्यापन के लिए, देव यज्ञ होम कर देवताओं की स्तुति करना, पितृ यज्ञ पितरों को तर्पण करना, मनुष्य यज्ञ अतिथि सत्कार तथा मनुष्य के कल्याण की कामना करना, भूत यज्ञ जीवधारियों का पालन करना। जीवधारियों का पालन जो है वो भूत यज्ञ कहलाता था। इसके अलावा 3 ऋण माने गए हैं उत्तर वैदिक काल में। 3 ऋण थे। देव ऋण देवताओं तथा भौतिक शक्तियों के प्रति दायित्व, ऋषि ऋण और पितर ऋण जो कि पूर्वजों के प्रति दायित्व था। उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव प्रमुख देवता हो गए थे। जैसे ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव प्रमुख देवता हो गए। इंद्र, अग्नि, वरुण तथा अन्य ऋग्वैदिक देवताओं का महत्व कम हो गया। इंद्र जो कि ऋग्वैदिक काल का प्रमुख था, उसका यहाँ पर महत्व क्या हो गया था, कम हो गया था। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में यज्ञ, पशु बलि तथा कर्मकांड के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया हुई। बृहदारण्यक उपनिषद में पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई। ये वैदिक काल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।